प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से ब्रिटेन के लोगों की खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विश्व के अनेक देशों में कृषि कार्य को बढ़ाया गया खेती बढ़ाई गई ताकि यूरोप के लोगों की ज़रूरतें पूरी की जा सके। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके हैं। तो बच्चों, 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी और इसका वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी कृषि की व्यवस्था जहां पर एक जगह का, एक देश का, एक एरिया की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किसी और जगह और देश और कंटिनेंट में एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, पूंजी का प्रवाह हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लाया जा रहा है। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हज़ारों मील दूर से आने लगा था। बहुत पहले तो पता है, आप सब जानते हैं कि गांव में या गांव के आसपास ही भोजन, जो अनाज उगाया जाता था या साग सब्जियां, फल जो भी उगाया जाता था, वो एक छोटे से एरिया में ही सर्कुलेट होता रहता था। पर अब ऐसा नहीं था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब ये काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहाँ आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। तो बच्चे, अब लोग खेती केवल अपनी ज़मीन पे नहीं कर रहे थे। कुछ औद्योगिक मजदूर यानी कि कृषि क्षेत्र में भी मजदूर दूर इलाकों से लाए गए। कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए मजदूरों को दूर दूर इलाकों से लाया गया और ऐसे जगह पर, ऐसे ज़मीन पे खेती करवाई जा रही थी जहाँ पहले जंगल ही जंगल थे। जंगलों को साफ़ कराया गया। अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी कि वो फॉरेस्ट को ऐसे समझते कि फॉरेस्ट में लैंड का मिसयूज ही हो रहा है। उन्होंने लैंड को, जो है फॉरेस्ट लैंड को साफ़ करके वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम शुरू करवा दिया। खाद्य पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया। तो भारत सहित दुनिया की और जगह जहाँ ब्रिटिशर्स कॉलोनीज़ थी, वहाँ पर रेलवे का जाल बिछाया गया, रेल की पटरियाँ बिछाई गई और जिसकी वजह से जो है रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है दूर दूर इलाकों से समुद्र के किनारे पानी के जहाज़ों तक पहुँचाया जा सके, जहाँ से जहाज़ों में लाद कर उन सामानों को ब्रिटेन ले जाया जा सके। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचा जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन द्वीप समूह के मज़दूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। तो बच्चों, इन जहाज़ों में सामान लोड करना है, अनलोड करना है, उसी तरह से रेल की गाड़ियों पर सामान लोड करना है, अनलोड करना है। इन सभी कामों के लिए दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन जो आइलैंड्स हैं, वहाँ से मज़दूरों को बहुत ही कम वेतन पर लाया जाता था और काम करवाया जाता था। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हमें अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूँ और कपास की खेती की जा सके। तो बच्चे, सेम वर्क हम पंजाब में देख सकते हैं। पंजाब की ज़मीन पे, जो पंजाब की अर्ध रेगिस्तानी ज़मीन है, उन पर गेहूँ और कपास की खेती करवाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया गया, क्योंकि वाटर अवेलेबल होगा तो एग्रीकल्चर सही से हो पाएगा। इसीलिए काफ़ी सारी नहरें बिछाई गई। आपको पता है पंजाब में 5 नदियाँ हैं। इन नदियों से नहरें निकाली गई और दूर दूर तक नहरों से पानी ले जाया गया। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोग आकर बसाया गया और ये जो नहरें बनाई गई थी, नहर के किनारे किनारे पंजाब के अलग अलग इलाकों से आकर लोग बस गए और उन्हीं की बस्तियों को कैनाल,
कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाने लगा। कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाने लगा। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी कहानी कपास की भी ये रही है जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। तो जिस तरह से अनाज के साथ साथ गेहूँ के साथ साथ कपास की खेती भी दुनिया भर में कराई जाने लगी ताकि ब्रिटिश में जो कॉटन मिल्स हैं उनको रॉ मटेरियल पहुंचाया जाए। कपास यानी कि रुई जो कॉटन है वो पहुंचाया जा सके। रबड़ की कहानी इससे अलग नहीं थी। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। तो बच्चे, ये अलग अलग चीज़ों का उत्पादन जो अलग अलग जगह पे हो रहा है, इसकी वजह से 1820 से लेकर 1914 में जो वर्ल्ड ट्रेड था 25 से 40 गुना ज़्यादा बढ़ चुका था। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूँ और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। तो बच्चे, जो वर्ल्ड ट्रेड हो रहा था उस टाइम, उसमें 60% तो गेहूँ कपास जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ही हो रहा था और कोयले जैसे खनिज पदार्थों का। तो बेटा, कल हम तकनीकी की भूमिका ये पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।